हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के बारे में बताया, आप मनी की डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और वाटर सिस्टम की मीनिंग एंड ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मनी वर्सेस करेंसी का डिफरेंस बता दूंगा और फॉर्म ऑफ मनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मनी और करेंसी का क्या डिफरेंस होता है। मनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये डिस्कशन कर लेना होगा, ये समझ लेना होगा कि आखिर करेंसी होता क्या है और क्या होता है डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। ठीक है, तो देखिए करेंसी क्या होता है। करेंसी इज द लीगल टेंडर ऑफ कंट्री इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है, करेंसी क्या होता है, एक लीगल टेंडर होता है, मतलब मनी जो लीगल टेंडर के रूप में जो है काम करता है, जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसे ही क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। मतलब मनी का वो पार्ट जिसे गवर्नमेंट ने इशू किया है लीगल टेंडर के रूप में, उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करने के लिए, उसे जो है ऑब्लिगेशन को पेमेंट करके डिस्चार्ज करने के लिए यूज करता है, उसको क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। करेंसी मतलब जो आप हाथ में लेते हो पैसा, कॉइन्स, सिक्का और पेपर नोट्स, जैसे 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 500, 2000 के जो नोट होते हैं और जो 1 रुपए के कॉइन्स और 2 रुपए के कॉइन्स, 1 रुपए के नोट्स और कॉइन्स होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो करेंसी क्या हुआ, एक लीगल टेंडर हुआ, मतलब लीगल डेफिनेशन जो था आप लोगों का, उसी के बेसिस पे करेंसी जो है एक लीगल टेंडर होता है कंट्री का। ठीक है, तो मतलब जितने भी करेंसी होंगे वो क्या होंगे, जो नोट, बैंक नोट्स और कॉइन्स होंगे वो क्या होंगे, करेंसी होंगे। ठीक है, अब करेंसी कौन इशू करता है, तो आपके देश में करेंसी जो है आरबीआई के पास मोनोपोली है, आरबीआई ही इशू करता है। आरबीआई कौन कौन से नोट इशू करता है और कॉइन्स इशू करता है, देख लेते हैं क्या क्या करता है आरबीआई। तो ऑल पेपर नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, सारे तरीके के नोट इशू करता है एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। कॉइन्स को छोड़ के, 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सभी तरीके के करेंसी नोट, बैंक नोट जो है आरबीआई इशू करता है। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपके गवर्नमेंट में इशू करती है, लेकिन क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सिर्फ इशू करता है और वो भी सिर्फ 1 रुपये के नोट और कॉइन्स को इशू करती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो वैल्यूम हुआ 1 रुपये के नोट एंड कॉइन्स की, वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही कम होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया इसमें बैंक करेंसी के रूप में, लेकिन आरबीआई का पूरा मोनोपोली है, क्योंकि ये 2000 रुपये के नोट से लेके 500, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये से 100 रुपये, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट जो है आरबीआई ही इशू करती है 1 रुपये के नोट और कॉइन को छोड़ के। तो वैल्यूम क्या है, आरबीआई के द्वारा जो इशू किए जाते हैं बैंक नोट, उनकी वैल्यूम ज़्यादा है, तो इकोनॉमी में ज़्यादा आरबीआई का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मोनोपोली है आरबीआई के। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं हम लोग। मनी क्या हुआ, देखिए मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये फंक्शनल डेफिनेशन है ऑफ मनी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मनी वो कुछ, सब कुछ है, कुछ भी है जो क्या किया जाए, जो जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, जिसे आसानी से एक्सेप्ट करते हैं लोग। जैसे आज का रुपया, कॉइन्स जो है 2000 रुपये के नोट आप किसी को भी दे दो तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, कोई भी ना नुकुर नहीं करता है। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वो आसानी से यूज होता है। मेजर ऑफ वैल्यू, हम हर एक चीज़ के, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को उस मनी में ही मेजर करते हैं। जैसे पेन 5-10 रुपये का है, ये मोबाइल जो है 10,000 की है, 20,000 की है। ठीक है, सब कुछ भी है, हम क्या करते हैं, स्टोर मनी को मेजर कर लेते हैं, मतलब हर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के रूप में मेजर कर लेते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम अपने मनी को जो है स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी परचेजिंग पावर को। जैसे आज हमें कुछ भी अनफॉर्सिन परचेस करनी है, फ्यूचर में कोई पेमेंट करना है या फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, तो उसे हम स्टोर कर सकते हैं। हम अपने 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितना भी रुपये हम चाहें उसे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और हम फ्यूचर पेमेंट के लिए क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं, ताकि जिसका हम पेमेंट हम फ्यूचर में कर सकें। तो मनी ये सब कुछ हुआ। इसलिए मनी इंक्लूड करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मनी में बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे फर्दर एक मनी, लिक्विडिटी मनी के बारे में बात हो रहा है, जिसमें करेंसी विथ पब्लिक, जो हमारे पास करेंसी होता है, बैंक नोट्स होता है, करेंसी कॉइन्स होता है, उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मनी में ये दोनों इंक्लूड होता है। करेंसी और मनी में डिफरेंस है, करेंसी मनी भी है और
नहीं, और जो है मनी भी है और करेंसी भी है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, मनी डज नॉट इंक्लूड, लेकिन मनी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो करेंसी विथ आरबीआई, जो करेंसी आरबीआई के पास है, मतलब बहुत सारे करेंसी आरबीआई इशू तो करता है, पर ऐसा नहीं है कि सब जो है परचेस बना के उसे स्टॉक रख के सारा का सारा इकोनॉमी में इशू कर दे, इकोनॉमी में ट्रांसफ़र कर दे। कुछ वो स्टॉक वो रिजर्व के रूप में अपने पास रखा रहता है, तो जो स्टॉक वो आरबीआई अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है, उसकी सप्लाई नहीं करता है, उसे हम करेंसी नहीं काउंट करेंगे। करेंसी वो तभी काउंट किया जाएगा, मनी तभी काउंट किया जाएगा। ठीक है, वो करेंसी तो है लेकिन मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी तभी काउंट किया जाएगा जब हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते हो। तो जो आरबीआई के रिजर्व में पड़ा हुआ है उसे हम मनी के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते नहीं है, इसलिए वो करेंसी तो है लेकिन मनी नहीं कहा जाएगा। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कॉमर्शियल बैंक के पास भी बहुत सारे मनी जो होते हैं, जो करेंसी होते हैं, वो स्टॉक में पड़े होते हैं, पर वो इकोनॉमिक में सप्लाई में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज नहीं होते। तो ये सब करेंसी तो है लेकिन मनी नहीं कहलाएंगे। तो ऑन दिस बेसिस हम ये कह सकते हैं कि एवरी मनी इज नॉट करेंसी एंड एवरी करेंसी इज नॉट मनी। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एवरी जो मनी है, सारे तरीके की मनी करेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी में क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट भी आया। ठीक है, मनी में क्या आया, डिमांड डिपॉजिट भी आया, लेकिन वो करेंसी नहीं है। और एवरी करेंसी इज नॉट मनी। ठीक है, सभी तरीके की करेंसी जो है मनी नहीं है। क्यों नहीं मनी? क्योंकि जो है जितने भी आरबीआई के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कमर्शियल बैंक के पास जो है करेंसी पड़ा हुआ है रिजर्व के रूप में, वो हमारी सर्कुलेशन में नहीं है, इकोनॉमी के सर्कुलेशन में, इसलिए उसे हम मनी काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए वो मनी नहीं है। तो इस तरीके से, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एवरी मनी इज नॉट करेंसी, एवरी मनी इज नॉट करेंसी एंड एवरी करेंसी इज नॉट मनी। ओके, नाउ लेट्स देखिए नेक्स्ट क्या है, वी विल नॉट कंसीडर द करेंसी विद सप्लायर एज मनी। यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक यूनिट होती है जो यूजर यूनिट होती है और एक सप्लायर होती है। तो वी विल नॉट कंसीडर द करेंसी विद सप्लायर एज मनी। ठीक है, जो सप्लायर के पास, मतलब जो मनी को सप्लाई करते हैं, मनी की सप्लाई करते हैं, जैसे आरबीआई क्या करता है, बैंक नोट्स की इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपये नोट एंड कॉइन्स इशू करता है, और कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। करेंसी तो नहीं बनाता है, करेंसी पब्लिश तो नहीं करता, लेकिन जो है उसके बेसिस पे, वो करेंसी के बेसिस पे कुछ मनी क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, वो हम लोग आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों ही सेक्टर को क्या करते हैं, मनी सप्लायर सेक्टर करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग हुए, जो बिजनेस फॉर्म यूनिट हुई, जो इंडिविजुअल पर्सन हुआ, ये हम लोग क्या है, करेंसी के यूजर हुए। ठीक है, तो जो सप्लायर के पास जो मनी पड़ा हुआ है, जो इनके स्टॉक में, उसे नहीं कंसीडर किया जाएगा मनी के रूप में। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फॉर्म ऑफ मनी। फॉर्म ऑफ मनी मतलब मनी के पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला है फिएट मनी, और उसके दो पार्ट है, फिड्यूशियरी मनी। पहला फिएट मनी और सेकंड वन इज फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या है, करेंसी विथ पब्लिक इज फिएट मनी, also known as legal tender money of the country issued by appropriate authority। मतलब जो करेंसी आप लोगों के हाथों में होता है, पब्लिक के पास जो करेंसी है 1 रुपये नोट से लेके 2000 रुपये नोट के, और कॉइन्स जो है वो क्या है, फिएट मनी है। इसे लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में। लीगल टेंडर मनी में कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है, जो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा जो इतने भी मनी इशू किए जाते हैं, जो भी करेंसी इशू किए जाते हैं, उसे क्या करते हैं, लीगल टेंडर मनी कहते हैं। तो इसका मतलब जितने जो भी करेंसी है वो क्या हुआ, फिएट मनी भी हुआ। क्यों फिएट मनी हुआ? क्योंकि वो करेंसी है, पब्लिक के पास होता है, और वो लीगल टेंडर मनी है। तो इट मीन्स फिएट मनी ही लीगल टेंडर मनी है। इसके फर्दर दो पार्ट है, रिप्रेजेंटेटिव मनी और फुल बॉडेड मनी। ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन। पहले पढ़ लेते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, मनी विच इज बैक्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द बायर एंड द पे इज नोन एज फिड्यूशियरी मनी। मतलब ऐसा मनी जो कि विश्वास पे चलता हो, बायर एंड सेलर के, अगर चाहे तो वो एक्सेप्ट कर ले मनी के रूप में, चाहे तो वो एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन फिएट मनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। अगर आप करेंसी लेने से मना कर दोगे तो आपके ऊपर जेल हो जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि वो जो है फिएट मनी है, लीगल टेंडर है गवर्नमेंट का, आपके देश का। लेकिन फिड्यूशियरी मनी में गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। अगर चाहे तो बायर एंड सेलर जो है उस मनी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज़ कर सकते हैं। उनकी म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेसिस है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट पे अगर वो
बिहाफ पे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो वो मनी है, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करें, उनकी मर्जी, जो भी वो चाहे। तो मनी विच इज बैक्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई इज नोन एज फिड्यूसरी मनी। जैसे चेक, अगर मैं आपको चेक दूं और आप जो है उसे ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए, तो वो मनी का काम कर गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर दिया। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो मनी का काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसा कब हुआ? अब वो फिड्यूसरी मनी का तभी काम कर पाया जब आपने हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, बैक्ड हो गया, म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया बायर एंड सेलर के बीच में, तो उसे फिड्यूसरी मनी कहा जाएगा। अगर हम आप मना कर देते तो वो मनी का काम ही नहीं कर पाया, तो उसे मनी नहीं कहा जाता। तो इस तरह के चेक्स जो होते हैं, बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? फिड्यूसरी मनी कहलाएंगे। अब आइए देखते हैं, फिएट मनी के दो पार्ट है, पहला रिप्रेजेंटेटिव मनी और सेकंड वन इज फुल बैडेड मनी। तो एक होता है फिएट मनी में रिप्रेजेंटेटिव मनी, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फुल बैडेड मनी पढ़ लेंगे। देखिए रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है? एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी। मतलब ऐसा मनी, ठीक है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया। एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए इसको जरा सा। जैसे हम जो है 10 रुपये की जो नोट इशू करते हैं, 10 रुपये का कोई भी सामान अगर हमें खरीदना है तो हम 10 रुपये की नोट्स का यूज़ करके उसे परचेज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लेकिन वो जो 10 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ के बराबर है, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े की एक्चुअल वैल्यू, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसे बनाने में लगा, वो क्या है? 10 रुपये से बहुत ही कम है, मतलब 1 रुपये भी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है? उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जिससे वो बना हुआ है वो बहुत ही कम है उसकी फेस वैल्यू से। तो जब भी होगा, जब उसकी फेस वैल्यू किसी भी मनी की ज़्यादा होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो उसे हम कौन सी मनी कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव मनी कहेंगे। जैसे आज का करेंसी है, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो बैंक नोट्स हो, दोनों। फुल बैडेड मनी क्या होता है? फुल बैडेड मनी, एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बैडेड मनी। तो ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही बराबर हो, दोनों ही सेम हो, तो उसे फुल बैडेड मनी कहते हैं। अब ऐसा कौन सा मनी होता था? आज के समय में तो ऐसा मनी नहीं चलता, लेकिन पहले के समय में ऐसा मनी चलता था जब राजा की सरकार होती थी, राजा महाराजा की सर। ठीक है, तो राजा महाराजा पहले क्या करते थे? पहले वो जैसे मान लीजिए अगर उन्हें कॉइन्स बनाना होता था तो वो 100 रुपये अगर लिए, 100 रुपये के कॉइन्स बनाना है तो 100 रुपये के चांदी लिए और चांदी को ही डालकर वो एक सिक्के कन्वर्ट कर दिए और उसी पे एक अपनी राज चिन्ह का मोहर बना दिए और वो क्या हो गया? 100 रुपये का सिक्का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 रुपये का सिक्का जो उस पर फेस वैल्यू लिखा गया 100 रुपये, उतना ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब उतने रुपये का उसमें चांदी भी इन्वॉल्व है, या अगर सोने का बनाया गया तो उतने रुपये का सोना भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है और जो जिससे वो बना, जो इसका मतलब जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये दोनों ही बराबर है। तो इस तरीके के मनी को फुल बैडेड मनी कहते हैं। मतलब आप उसे मेल्ट कर दो, उसे तोड़ फोड़ दो तो भी उसके बराबर आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब अगर आप तोड़ के उसे मेल्ट करके सेल कर दो मार्केट में भी, तो भी वो चांदी है, 100 रुपये की चांदी, तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मनी में अगर आप 500 रुपये के नोट को फाड़ दो तो फिर उसे सेल करो तो वो नहीं मिलेगा 500 रुपये, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी तक है जब वो नोट है। ठीक है, तो इस तरीके की मनी को रिप्रेजेंटेटिव मनी, और जब इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही बराबर हो तो उसे फुल बैडेड मनी कहते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, सिल्वर के कॉइन्स हो गए रिप्रेजेंटेटिव मनी, जो आपका आज का करेंसी और जो है कॉइन्स है। तो आज हमने फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ लिया और जो है करेंसी वर्सेस मनी का डिफरेंस पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जो है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, या जो भी कमर्शियल बैंक के बारे में और क्रेडिट क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड डे।